चलो, अब ये वाले असाइनमेंट में एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत पैनिक करवाने वाले नहीं भी थे। कुछ क्वेश्चंस के बीच में लैंग्वेज इंटरेस्टिंग थी, तो उनकी वजह से कई बार अब देखो होता क्या है कि स्ट्रेट लाइंस कर लेने के बाद अब हम सॉर्ट ऑफ पिक्चर बना रहे हैं अपने माइंड में कि हमारे सामने जब नया क्वेश्चन आएगा तो उसको हमने अटैक कैसे करना है, वो समझना। पता है मेन काम क्या है कि जब अपना बेस बिल्कुल सॉलिड बना हो, तो अब आज वाली क्लास में जैसे पैसेज भी थे, वन और मोर देन वन के क्वेश्चंस भी थे, तो उसमें पता है क्या नोटिस करना, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो बहुत ऑर्डिनरी बात है, ये नोटिस करना कि उन क्वेश्चंस को एक्चुअली मैं अटैक कैसे करता हूँ, वो समझने वाला स्किल है कि अब हमें स्ट्रेट लाइंस का सारा लॉजिक पता है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को मैं अटैक कैसे कर रहा हूँ उसको समझना। और जब अब टेस्ट हो तो एग्जैक्टली वैसे अपना माइंडसेट बनाओ। वो ग्रेजुअली अभी शुरू में हमें लगता है कि हम ऐसे नहीं सोच पा रहे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी जिस एज में हो इस पे अपना सोचने का तरीका कंप्लीटली बदल सकता है। बिल्कुल अटैकिंग मोड में समझना शुरू कर देते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हैंडलिंग कैसे करनी है। और एक बार जैसे ये रूट समझ में आ गया, फिर ये अकेले मैथ्स में ही हेल्प नहीं करेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स सब में हेल्प करेगा, पर करो एग्जैक्टली ऐसे ही। चलो, अब ये स्ट्रेट लाइंस के लास्ट असाइनमेंट है, इसके बाद टेस्ट दे दोगे। उसके बाद सर्कल्स पे अपना रोल बिल्कुल राइट बनाओ। सर्कल्स में हमने स्कूल के सिलेबस का काम करा हुआ है, तो जो उसके बाद का कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स एक्चुअली जैसे ना बिल्कुल जो बैकबोन होती है वो हमारी पूरी बॉडी को खड़ा रखती है, बिल्कुल वैसी जो सर्कल्स है ना मेरी समझ में वो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बैकबोन है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सर्कल्स अगर प्रॉपरली कर लिया तो एक्चुअली पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हमारा एक तरह से होना शुरू हो गया कंपटीशन वाला भी। तो इसलिए सर्कल्स पे बिल्कुल राइट तरीके से फोकस करो। रोज की एक क्लास, एक टाइम का खाना छोड़ दो, प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लास रोज अटेंड करनी नहीं छोड़नी, तब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बिल्कुल अब हमारे पास अराउंड 7, 8, 9 क्लासेस हैं, वो एग्जैक्टली मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। वो हमने बिल्कुल कंप्लीटली साथ साथ फिनिश करनी है, 1 क्लास अ डे के हिसाब से। स्पीड नहीं पकड़नी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी, एक क्लास अटेंड करो। जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं सर्कल्स में उनको साथ में लिखो, उनको याद रखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मिड पॉइंट वाली कॉर्ड, सर्कल्स में मैं फिगर का लॉजिक कैसे अप्लाई करता हूँ, वो सब बातें करने से आएंगी, तो उसको राइट पकड़ो। स्ट्रेट लाइंस के बाद नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है दैट इज सर्कल्स। तो चलो अब शुरू करते हैं कंप्लीट डिस्कशन स्ट्रेट लाइंस की इस वाली असाइनमेंट की। ये नोटिस करो, इस क्वेश्चन का जो मेन लॉजिक है ना वो एक्चुअली रिलेटेड है हाइपरबोला के साथ। एलिप्स में अगर रिकॉल करो, शायद हाइपरबोला में भी हमने रेगुलर सिलेबस में करा है कि हाइपरबोला के ऊपर के किसी पॉइंट का भी डिस्टेंस एक फोकस से PF1 माइनस दूसरे फोकस से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आता है 2a। एलिप्स में याद है PF1 प्लस PF2 हमेशा 2a होता था, हाइपरबोला में PF1 माइनस PF2 2a होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे माइंड में आया कि डायरेक्टली इस केस में जो पॉइंट P है वो एक्चुअली हाइपरबोला के ऊपर का पॉइंट है जिसके A और B फोकस है। तो एक्चुअली हमने हाइपरबोला निकालना था जिसके लिए A और B फोकस है। तो इस केस में 2a कितना है 6, 2ae कितना हो गया दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो हमने बस उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्रिएट करनी थी, पर पहली बार में शायद लैंग्वेज को मिक्स ना कर पाते, इसलिए मैंने अभी के लिए हटवाया था, लेकिन डूएबल था। सेंस क्या था, कंप्लीटली हाइपरबोला के ऊपर बेस्ड, तो इतना बढ़िया नहीं था ये क्वेश्चन, उतना अच्छा नहीं था। देखो इसको डील कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको डील कैसे करते हैं। सिंपली हमें क्या गिवन था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी और सी गिवन थे, और ए गिवन था कि हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, ये लाइन ए बी गिवन थी, ए सी की इक्वेशन पूछी थी। तो हमें दिखता है कि हम इसका स्लोप निकाल सकते थे। हम सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस फाइनल टू इनिशियल करा, और से m की वैल्यू आ गई 2। तो मेरी जो लाइन बनेगी उसका स्लोप कितना होगा 2। मैं यहाँ पे गया, ये ऑप्शन गलत है, ये सही हो सकता है, एक्चुअली ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, मैच मेकिंग। थोड़ा कुछ ऊपर करा, ऑप्शंस को देखा, फिर थोड़ा सा और बात बनाई, ऑप्शंस को देखा कि मेरा ऑप्शन कहाँ पे मार्क होता है। तो इसके इसमें केवल 2 स्लोप वाली लाइन एक ही है, बस ये ऑप्शन है। नेक्स्ट था कि इंटरसेप्ट बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू mx एंड y 2 और 6 के बीच में जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो 5 है। देखो जो उसने मुझे दिया मैं वो करूँगा। y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6 लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन से उनके बीच का खुद का डिस्टेंस कितना है 4। तो ये लेंथ कितनी है 4।
ये इंटरसेप्ट मुझे कितना चाहिए 5। तो अब ये 4 है, ये 5 है, वो बचपन में करा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल याद आया, ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये एंगल अगर थीटा है, देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो जो एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ बनता है वही एंगल ये रहा। यहाँ पे इस मोमेंट tan थीटा कितना है 4/3। अब सोचो tan थीटा को अगर 4/3 से कम करोगे तो दिखता है कि जो ये इंटरसेप्ट है ये बढ़ जाएगा, ये लेंथ बढ़ जाएगी। अगर tan थीटा को 4/3 से बढ़ाओगे तो ये लेंथ घट जाएगी। हमें चाहिए कि लेंथ जो हो वो लेस देन 5 हो, तो tan थीटा को 4/3 से बड़ा होना चाहिए, स्लोप को 4/3 से बड़ा होना चाहिए, या ऐसे ही नेगेटिव साइड पे -4/3 से -4/3 से कम होना चाहिए। देखो अगर यहाँ नीचे ले जाओ तो गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़, ये गड़बड़ मतलब ये -4/3, यहाँ मान लो सेम तरीके से स्लोप -4/3, देखो ये थीटा तो ये भी एक तरह से थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाता। तो -4/3 से एक्चुअली स्लोप को कम होना चाहिए था, देखो इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए था, -इन्फिनिटी। देखो अगर इसको, अगर यहाँ पे इसको और नीचे करते तो इसका जो tan बनता ना, वो रिकॉल करो जितना यहाँ पॉजिटिव में बनता है उतना ही यहाँ नेगेटिव में बनता है, तो वो एक्चुअली वो 0 की तरफ जाता, तो एक्चुअली जो लेंथ होती वो बढ़ जाती। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे tan थीटा को, मतलब लाइन का स्लोप कुछ ऐसा होना चाहिए था। जो ये स्लोप है, ये स्लोप कैसा है, ये -4/3 से कम है, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में तो कम बोलेंगे उसको, तो -इन्फिनिटी से -4/3 यूनियन 4/3 से इन्फिनिटी। और हमने सॉल्व कैसे करा, देखते ही देखो मैंने फिगर कैसे बनाई, ये पकड़ना था एक्चुअली इस क्वेश्चन में। लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये क्वेश्चन इस तरह का देखो हमने करा हुआ था, 2 पैरेलल लाइंस गिवन थी हमें, मैंने इस लाइन को 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये 2x + y - 9/2 बन गई। तो अगर ओरिजिन जो है कोई लाइन पास कर रही है, किसी ने अगर मेरे से ये रेशियो पूछा, तो एक्चुअली सिंपली ओरिजिन का यहाँ से डिस्टेंस और ओरिजिन का यहाँ से डिस्टेंस निकालना था। 0 0 पुट करा के डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो, 4/3 उल्टा 3/4, वो आंसर था। ये बहुत सिंपल था। देखो ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि इसकी लैंग्वेज न्यू थी, नई सी लैंग्वेज थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। किसी ने बोला कि एक लाइन है जो कि पास करे थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ये लाइन किस लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करती है। तो मेरे माइंड में एक रूट ये आता, एक रूट मेरे मन में ये आया कि मैं इनमें से हर लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, हर लाइन का मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, इसको इसमें डाल के देखूं। पर मेरे मन में थॉट आया कि वो तो बहुत लंबा तरीका होगा, तो मैंने इनमें से हर एक को अपने मन में ही ओरली L1 + λ L2 के फॉर्म में लिखने की सोची, और ये सोचा कि मैं लैम्डा ऐसा क्या ले लूं जिससे कि वो ये बन जाए। तो अब इसको नोटिस करना, मेरा स्टेप नोटिस करना। मुझे दिखा कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो नोटिस करो कि ये 4x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, साथ में 2 से मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे +10 आ जाएगा और यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 2y आ जाएगा और यहाँ पे 4y, तो बन गई बात। मतलब मैं इस लाइन को अगर L1 + λ L2 के फॉर्म में लिखूं और लैम्डा को 2 डाल दूं तो वो यही लाइन बन गई जो ऊपर वाली है। तो अब की बार क्लियरली मैंने मैच करके ऑप्शन से आंसर बनाया। क्वेश्चन से डायरेक्टली आंसर बन रहा था क्या? नहीं बन रहा था। तो हमें अब की बार यहाँ पे जो हमने सब्जेक्टिव में बचपन से करा होता है उसमें क्या होता है, हम टॉप डाउन अप्रोच पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम्स अप अप्रोच। हमने इसका मैच बनाना है, ये ही सीखना है, यही काम है हमारा। काम क्या है, इन चारों में से पसंद करना कि हमने यहाँ पे कौन से वाले को मार्क करना है। वी हैव टू सेलेक्ट 1 आउट ऑफ 4 कि इन चारों में से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल KBC की तरह है। चलो इस वाले का आंसर डायरेक्टली ये बन गया। ये सिंपल था, सिंपली हमें गिवन देखो उसने लैंग्वेज क्या दी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए थी, इसके स्लोप के परपेंडिकुलर लाइन, ये बन गई लाइन की इक्वेशन और मिड पॉइंट से पास करती। डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन सिंपली कंपेयर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल था। इसमें शायद ना ऑप्शन गलत है, अगर ये HP में है तो 2/b को बराबर होना चाहिए 1/a + 1/c के, इसको उधर ले गए तो कोऑर्डिनेट 1, -2 आ रहा है। इसका ऑप्शन C यहाँ ठीक दिया हुआ है, 1, -2 ही था। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत साल पहले इस पे कभी IIT में क्वेश्चन आते थे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर
अगर अगर कभी ध्यान से सोचो ना, तो ये आप लोगों ने 9th में करा होता है, 9th में करा होता है, 9th में या 10th में कभी ये सर्कल्स में था, 9th में मोस्ट प्रॉब्ली, 10th में था कि नहीं मेरे को नहीं ध्यान में। अब इसका लॉजिक समझना, इसका लॉजिक समझना। देखो ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स जो हैं, 2 पॉइंट्स अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये एंगल सबटेंडेड जो हो वो मैक्सिमम हो, ये एंगल मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम हो जाए, ये एंगल मैक्सिमम हो जाए, तो ये एंगल मैक्सिमम तब होगा, ये एंगल मैक्सिमम तब होगा, देखो अब जब अगर मैं इन दोनों पॉइंट से पास होता एक सर्कल बनाऊं, इन दोनों पॉइंट से पास होता एक सर्कल बनाऊं जो कि इसको टच करे, इन दोनों पॉइंट से पास होता एक सर्कल बनाऊं जो कि इसको टच करे, अगर कट करेगा ना तो ये एंगल मैक्सिमम नहीं होगा। यहां पे ना अब की बार अगर मतलब जब ये एंगल मैक्सिमम एंगल कब बनेगा, जब एक सर्कल बनाओ जो कि इसको टच करे, वो एंगल जो बनेगा दैट वुड बी मैक्सिमम। ये अगर कभी रिकॉल करो ना, तो कभी ये छोटी क्लासेस में 8th में ये एक्चुअली हमने 9th में सर्कल्स में करा होता है, पर वहाँ पे क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हमें करे हुए प्रूफ नहीं ध्यान में रहते, तो इस बात पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, पर क्योंकि डायरेक्टली अब वो हमारे काम का नहीं, इसलिए उस पर हम टेंशन नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने डाला उन्होंने वहाँ से उठाया, तो मैंने सिंपली सर्कल बनाया। कैसे बनाया, ये 1,0, ये 2, 3,0, इसका मिड पॉइंट 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो अब इसका y कोऑर्डिनेट अगर k होता तो हमें दिखता है कि अगर सिंपली x कोऑर्डिनेट 2 है तो उसका रेडियस भी 2 हो गया, तो फिर ये 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो रेडियस उसका पाइथागोरस से आ गया 4 - 1 √3, तो दिस पॉइंट इज 2, √3, ये सर्कल का सेंटर था। तो डायरेक्टली यहीं पर टच करेगा तो ये कोऑर्डिनेट आता 0, √3। फिर मैंने ओरली एंगल निकाल लिए, तो ये एंगल एक 60 डिग्रीज आ रहा है, एक 30 डिग्रीज आ रहा है, ये 60 वो 30, बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्रीज। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, पर अगर ये वाला नहीं हुआ तो इसकी वजह से वरिड मत होना, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको बुक्स में कई बार ना स्टूपिडली कई बार इसको जब 12th में कैलकुलस कर लोगे तो इसको बहुत सारी बुक्स ने इसको स्टूपिडली सॉल्व करा होता है कैलकुलस से भी, तो हमने नहीं करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों में हमने सुना है कि कैलकुलस को इन्वॉल्व बिल्कुल कोशिश करते हैं कि नहीं करें। कहाँ पे इन्वॉल्व होता है अभी हमें पता नहीं ना, मिनिमम मैक्सिमम जहाँ पे नाम आता है ना वहाँ फंसते हैं बच्चे। जब 12th में कर लोगे 12th कंप्लीट ना, तब समझ में आएगा कि ये सारी कहानी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। पर चलो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, ये नहीं हुआ होगा पहली बारी में, अगर कर लिया तो कमाल कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन था, ये IIT में आया हुआ है, इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करता, सिंपल सा लॉजिक। उसने बोला कि एक पॉइंट है cos थीटा sin थीटा, ये रहा cos थीटा sin थीटा, एक पॉइंट है cos अल्फा माइनस थीटा sin अल्फा माइनस थीटा, ये रहा cos अल्फा माइनस थीटा sin अल्फा माइनस थीटा। हमें कहा गया कि Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम P बाय क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू एन एंगल अल्फा। देखो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा का ये ज़मीन से एंगल कितना है थीटा, तो जब मैं इसको अल्फा और रोटेट कर दूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, तो पॉइंट बनेगा cos अल्फा प्लस थीटा sin अल्फा प्लस थीटा, वो ये है नहीं। अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये बन जाता cos थीटा माइनस अल्फा, अल्फा कम हो गया, और sin थीटा माइनस अल्फा, वो भी नहीं है, ये तो अल्फा माइनस थीटा है। अब मैं अगले ऑप्शन पे आया, देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ऑप्शंस को देख रहा हूँ। सी ऑप्शन कहता है रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप tan अल्फा। तो अब एक बात सोचो, इसका ये एंगल कितना है अल्फा माइनस थीटा, ये cos अल्फा माइनस थीटा sin अल्फा माइनस थीटा का एंगल कितना बना tan अल्फा माइनस थीटा, मतलब ये पूरा एंगल कितना है अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला एंगल कितना होता थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा बाई 2, कितना बना अल्फा बाई 2। तो एक्चुअली ये सिंपली इन दोनों के बिल्कुल बीच वाली जो लाइन थी उसका जो एंगल बनता वो बनता अल्फा बाई 2, मतलब सिंपली ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो बिल्कुल बीच वाली लाइन थी वो थी tan अल्फा बाई 2 वाली। कैसे पता करा, देखो मैंने फटाफट ऐसे इस एंगल थीटा और इस एंगल अल्फा माइनस थीटा के बीच वाला एंगल निकाला। एक एंगल 30 डिग्रीज है, एक एंगल 60 डिग्रीज है, बीच वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्रीज, बिल्कुल बीच वाला। तो बिल्कुल वही करा, दिस प्लस दिस बाय 2, वहाँ से 1 सेकंड में इस लाइन का स्लोप आ गया। तो ये IIT में आया हुआ है और देखने में कितना कंफ्यूजिंग था, करने में करना इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ऐसे है, जो हमने कर लिया उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, पर जो कर लिया वो आना चाहिए पहले। चलो ये था कि हमें सिंपली गिवन था कि A और B कोई 2 पॉइंट्स हैं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी मैक्सिमम है। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसको अभी इसकी वजह से वरिड ना हो। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैक्सिमम चाहिए ना, तो वो एक्चुअली तब बनता जब ये ट्राइंगल एक्चुअली इक्वलैटरल होता, आइसोसेलेस होता, और बाद में एंगल 60 डिग्रीज गिवन है इसलिए इक्वलैटरल भी हो जाता साथ साथ, ये दोनों एंगल बराबर होते। तो जो पी पॉइंट था वो इस केस में लाई करता ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिंपली बीच में था मैक्सिमम के लिए, पर इस समय मैक्सिमम वाला पॉइंट हमने करा नहीं हुआ, इसलिए उसको लेके अभी वरिड मत होना। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये भी आईआईटी में आया हुआ है और सर्कल्स में होना चाहिए था, पर ये मैंने स्ट्रेट लाइंस में डाल दिया जस्ट टू टेस्ट कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हमें किसी ने एक सर्कल दिया, गिवन है देखो सर्कल, और हमें एक लाइन दी x + y = 1। अब मुझे कहा कि बताओ कौन सी लाइन L2 है सच दैट जितना इंटरसेप्ट ये बना रही है उतना इंटरसेप्ट ये बनाए। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होता वो कहता है ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, वो कहता पहले मैं ये इंटरसेप्ट की लेंथ निकालूं, फिर देखूं कौन सी लाइन का इंटरसेप्ट ऐसे का बनेगा। तो उसको ये समझना है कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है राइट थ्योरी को समझना, और फिर हमारा काम है एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट करना सुपर फास्ट स्पीड से। अब इस क्वेश्चन में मेरे मन में आता है कि मैं क्या दिमाग लगाऊं कि एक ऐसी लाइन बने जो कि इनमें से कौन सी लाइन है जो कि सेम लेंथ बनाती हो, जितनी ये लेंथ हो उतनी ये लेंथ हो। तो अब मेरे मन में आया कि ये तो सर्कल है, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से। तो जो लाइन सेम लेंथ बनाती होगी, जो लाइन L2 सेम लेंथ बनाती होगी, जैसे ये लेंथ है वैसे ये लेंथ है, उस लाइन का डिस्टेंस उतना ही होगा सेंटर से जितना इस लाइन का डिस्टेंस है। तो मैं सिंपली x + y - 1 वाली लाइन का डिस्टेंस 1/2, -3/2 इस सर्कल के सेंटर से निकाल देता। वो कितना आ गया? 1/2 -3/2 -1 कितना बन गया? -1 -1 मॉडुलस लेके 2/√2, √2 आ गया। तो ये डिस्टेंस √2 आ रहा है। अब बना मेरा क्वेश्चन। अब मैं सिंपली 1/2 -3/2 पॉइंट का डिस्टेंस इन लाइंस के साथ निकालना शुरू कर देता। 1/2 -3/2 लाइन का डिस्टेंस बस मैं इन लाइंस के साथ निकालना शुरू कर देता। देखो यहाँ डाला 1/2 और सेम आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो 1/2 -3/2 कितना बना? -1, उसका मॉडुलस 1 नीचे आ गया √2। तो इसका डिस्टेंस 1/√2 आ रहा है। ये ऑप्शन गलत है। सेम डिस्टेंस आना चाहिए तभी सेम इंटरसेप्ट बनेगा। तो हमने पहले थ्योरी फिगर के थ्रू कंसेप्ट बनाया कि मेरा फास्ट कैसे होगा, फिर उसको फटाफट एग्जीक्यूट करना शुरू करा। ऐसे विस्तर डिस्टेंस निकालोगे, बी से निकालोगे, सेम आ जाएगा। बी से इस केस में ऑप्शन उन्होंने बी दिया हुआ है। 1/2 + 3/2 कितना हो गया? 1/2 -3/2। तो 1/2 + 3/2 = 2/√2, ये बन रहा है। ऐसे ही अगला चेक कर लो, वो भी बनता होगा। तो इसका सेंस एग्जैक्टली ऐसे था, इसमें और कुछ नहीं करना था। ये बिल्कुल बेकार था, ये बिल्कुल ईजी था। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC और BOC अगर डबल गिवन है, वहाँ से A = 2 भी आ जाता है, तो उससे कोऑर्डिनेट आ जाता है। ये क्वेश्चन ईजी था। ये था क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि फंसाया होगा। देखो इसमें क्या गिवन था। किसी ने मुझे दिया कि एक रोम्बस था, रोम्बस है जिसका एरिया 2 है, ये लाइन को नोटिस करो। इस लाइन का एंगल देखो, मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। x/√3 का एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। x√3 का एंगल कितना है? 60 डिग्रीज। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। तो ये इसका एरिया अगर 2 है, तो मान लो इसकी साइड अगर A हो, तो ये इसकी हाइट है, ये इस रोम्बस की हाइट है। तो हाइट अपॉन ये भी A है, हाइट अपॉन A बराबर है sin 60 के। वहाँ से डायरेक्टली हाइट बराबर आ गई मेरे पास, 1 सेकंड में हाइट आ गई A sin 60। तो सिंपली बेस इंटू हाइट होता है एरिया। तो H कितना है? A sin 60। तो A इंटू A sin 30, A इंटू A sin 30 बराबर है एरिया के, विच इज 2। वहाँ से A आ गया, A² आ गया 4, वहाँ से A आ गया 2। इस रोम्बस का जो साइड थी उसकी लेंथ थी 2। अब इसमें कुछ भी करवा लो। ये ओरिजिन है, यहाँ से 30 डिग्रीज में मूव करो 2, ये आ गया 2 cos 30 2 sin 30। यहाँ से 60 डिग्रीज में मूव करो, ये आ गया 2 cos 60 2 sin 60। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। जो ये मिड पॉइंट होगा वही इसका और इसका मिड पॉइंट होगा। तो मेरे पास इस रोम्बस के 4 पॉइंट्स आ गए। लॉन्गर डायगोनल कौन सा है? ये वाला। तो सिंपली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना था, वो ऑप्शन होगा। पर इसका सेंस यहाँ से था, ये हमने करा हुआ है। सिंपली याद है कि जब भी कभी टेढ़े ट्रैवल करना है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन से बना था, ये मैंने करवाया भी हुआ है, क्लास में भी है, क्लासेस में हम लोगों ने करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी।
दोनों गिवन थे, हम लोगों ने सिंपली मिड पॉइंट निकाल के परपेंडिकुलर लाइन पे मूव करना था सेम डिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। रे ऑफ लाइट वाला भी बेकार है। देखो एक लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में ही होती, वहाँ से ये ऑप्शन बन गया। साथ में अब स्लोप निकाल दो इसका m, और यहाँ से कंपेयर करके m निकाल दो बस। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हमें गिवन था कि एक ट्राइंगल ABC है, इसमें A, B और C हमें गिवन नहीं था। AB का हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था। तो जब इस लाइन की इक्वेशन गिवन है तो इसका स्लोप आ गया, इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप -2/3। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ AC, सिंपली AC की इक्वेशन आ गई। AC की इक्वेशन है तो सिंपली AC और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिड पॉइंट आ गया। AC और इसको सॉल्व करूंगा, मिड पॉइंट आ गया। मैं ऑप्शंस में गया, उसने बोला मिड पॉइंट ऑफ AC इज -2, 1। तो मैं यहाँ पे डाल के चेक कर लेता कि -2, 1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है। देखो मैंने सॉल्व नहीं करा, टाइम वेस्ट होगा ना मेरा, क्यों करूँ सॉल्व। -2 को 1 को मैंने यहाँ पे डाल के देखा, वो कितना आ गया, -6 -2 + 8 कर रहा है सेटिस्फाई। यहाँ डाला -4 + 3 -1 + 1, ये भी कर रहा है, मतलब ये पॉइंट है। देखो मेरा टाइम बच गया ना, ये पॉइंट आ गया -2, 1। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, वो चेक कर लो, -5, 3 -5 + 1 -4/2 -2, ऐसे उसको चेक कर लो, वो भी कर रहा है सेटिस्फाई। सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर जो होगा वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, और ये बनाया हुआ है। सिंपली वो जो पॉइंट होगा वो इन दोनों के ऊपर लाई करना चाहिए। तो इसको करना ऐसे था। चलो इसके बाद मतलब इट वॉज अ डूएबल थिंग। ये दोनों सरकम सेंटर नहीं होंगे, गलत दिया हुआ है। ये हमने अभी छोड़ दिया, ये 12th के डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था। इसमें गड़बड़ होगी, ये प्लस होगा, A² + B² - C² - 2AB। तो इस क्वेश्चन का अकेला सेंस क्या था कि यहाँ पे प्लस होगा, ये हमने करा हुआ वैसे। चलो अब इस पैसेज में भी ना एक्चुअली बच्चे फंसे होंगे, तो इसमें क्यों फंसे होंगे उस पैटर्न को नोटिस करना कि कैसे ब्लॉक हुए होंगे, कहाँ फंसे होंगे। तो उस बात को समझना कि लैंग्वेज को देखना मैं कैसे ब्रेक करूँगा। किसी ने बोला कि द इक्वेशंस ऑफ 2 इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। ये देखिए कहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले पूछा कितने ऐसे ट्राइंगल होंगे। अब कॉमन सेंस से देखना बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या आना चाहिए, फिगर। लोगों को वो नहीं आती। देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये। यहाँ पे अगर मान लो जब ये एंगल बराबर है, मुझे लाइंस थोड़ी निकालनी है, बताना है कितनी ऐसी लाइंस होंगी जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 हो जाए। कॉमन सेंस से सोचो, ऐसे बनी 2 लाइंस। अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहते हो तो ये दोनों लाइंस तो पक्की हैं, तो ऐसी ही रहेंगी। अगर इस लाइन को और नीचे ले आओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बढ़ जाएगा, और नीचे ले आओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और बढ़ जाएगा, रहेगी तो इसके पैरेलल ही ना। तो कितने ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जिसका एरिया 5 हो। तो दिखता है कि एक यहाँ बनेगा, ऐसे ही एक यहाँ बनेगा, जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ, ऐसे ही कहीं एक यहाँ बनेगा, एग्जैक्ट ऐसे कहीं एक यहाँ बनेगा, कहीं भी मतलब ज़रूरी नहीं, और ऐसे कहीं एक यहाँ बनेगा। तो जिससे जो एरिया बने वो 5 आ जाए। हमने निकालना थोड़ी था, हमने लाइन्स थोड़ी निकालनी थी इसमें, हमने बताना है कि कितनी हो सकती हैं। हमसे पूछा क्या गया, कितनी हो सकती हैं, तो हमें समझ में आया कि 4 हो सकती है। कैसे समझ में आया, फिगर से ही, कि एक यहाँ नीचे बनेगी जिससे एरिया 5 बनेगा। कोई पूछे एरिया 10 वाली कितनी बनेगी, वो भी सेम है। यहाँ नीचे 10 बनता होगा कभी, ऐसे यहाँ बनता होगा तो ऊपर भी बनेगा, ऐसे इधर भी कहीं बनेगा, ऐसे इधर भी कहीं बनेगा। तो दिस वॉज वेरी सिंपल। इसमें देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। अब इस क्वेश्चन में किसी ने मेरे को वही उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दिया कि अगर B का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर 7/3, 3/2 है, तो मुझसे पूछा कि C क्या हो सकता है। तो पता मेरे मन में थॉट क्या है, प्लानिंग करी कि मैं कैसे ब्रेक करूँ, C कैसे निकालूँ। तो मेरे मन में आया कि मैं तो इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। सिंपली m1 - m2 / 1 + m1 m2, फाइनल इनिशियल वाली कहानी लगाई, स्लोप आ गया -3 और 1/3। हमने करा हुआ ये स्लोप वाला क्वेश्चन। तो इसका मतलब जो भी C पॉइंट होगा उसको इस B के साथ ज्वाइन करने पे जो स्लोप आना चाहिए वो या 3 होना चाहिए या -1/3 होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। जो भी पॉइंट आएगा, C जो भी पॉइंट होगा वो लाइन के ऊपर तो ऑब्वियसली लाई करेगा, या इन दोनों लाइंस में से एक के ऊपर लाई करेगा। साथ में उसका जो स्लोप आएगा वो या -3 होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए। तो उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल पोजीशन ऑफ C। अब मैं मान लो मैंने A चेक करा, 13/2 - 3/2, दिस वॉज 3/2, 13/2 - 3/2 और -3/2 - 7/3। हमने स्लोप निकाल के देखना था, सॉल्व नहीं करना था।
सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस को देख के देखना था कि कौन सा ऑप्शन इस बात को फुलफिल कर रहा है। समझो, इस गैप को समझो। बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें ये नोटिस करो कि इसको मैं कैसे अटैक करता हूँ। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जो पॉइंट सी होगा उसको बी के साथ ज्वाइन कराने पे जो स्लोप बनेगा वो या 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, -3 बनेगा, या 1/3 बनेगा। तो इस पैटर्न को पकड़ना था। इसी में फर्दर पार्ट में हमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट BC। तो अब देखो यहाँ पे देखो लाइंस का स्लोप, इसका स्लोप कितना है -3, इसका स्लोप 1/3, इसका स्लोप 1/3, इसका स्लोप -3। तो यहाँ से तो पता नहीं चला। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पे मैं आ गया। तो अब देखो इसको मैं कैसे डील करूँगा। मान लो इस लाइन का स्लोप है 1/3, ये एंगल है थीटा, इस लाइन और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। मैंने tan थीटा फाइंड करा, वो 2 आ रहा है। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 7 स्लोप और 1/3 के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 2 आ रहा है, tan थीटा 2 आ रहा है। तो अगर ये हाइट है, तो ये हमें दिखता है कि ये h cot थीटा हो जाएगा, ये भी h cot थीटा हो जाएगा। ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो सिंपली परपेंडिकुलर ही होगा। तो 2h cot थीटा इंटू h, इसका हाफ, सिंपली ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो इस केस में cot थीटा tan थीटा 1/2 है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 2 है, cot थीटा 1/2, कैंसिल हो गया, ये आ गया h²/2। वो हमें गिवन था कि 5 है, वहाँ से h आ गया √10। अब बन गई बात। मैंने ये पॉइंट फाइंड कर दिया, ये आ रहा था 1,4, जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। तो जो भी इनमें से मेरा ऑप्शन होगा 1,4 से उसका डिस्टेंस आना चाहिए √10। 1,4 से मेरी लाइन का डिस्टेंस आना चाहिए √10। अब मैंने 1,4 से इनका डिस्टेंस निकाला, यहाँ डाला 1,4, सिंपली ये आ गया 4 + 3 7 -12, 7 - 12 कितना बन गया, सिंपली 7 - 12 इज 5 आ गया, ऊपर मॉडुलस लेके 5 आ गया, नीचे आ गया 1 + 9 विच इज़ √10। तो ये बन रहा है 5/√10, ये बन रहा है 5/√10। इसमें कैन नॉट रिप्रेजेंट BC, तो 1,4 से ये मैंने एक्चुअली 1/3 स्लोप वाली लाइन बताई, पर वो तो हाइट तो उसकी, अच्छा ये तो 1/3 स्लोप के लिए मैंने करा, 1/3 स्लोप वाली लाइन के लिए मैं गलती से उसको -3 वाले में चेक कर गया। 1/3 स्लोप वाली लाइन ये रही, इसमें 1,4 डाला, तो ये आ गया 12 - 1 - 7, 12 - 1 - 7 विच इज़ 12 - 8, वहाँ आ गया 4। इसमें ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ है। ये आ रहा है 12 - 1 + 7, 12 + 6 18, कुछ इसके ऑप्शन में गड़बड़ है, पर एग्जैक्टली ये सेंस चाहिए। इस क्वेश्चन में मैंने बारी बारी लाइंस लगा के थोड़ी देखनी थी। अगर सोचो कि किसी बच्चे के मन में आता कि मैं ये लाइन को यहाँ पे निकालूं, ये पॉइंट्स निकालूं और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं, तो ये क्वेश्चन मेरे से हो ही ना पाता। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नोटिस करो कि मैंने ट्रैक कैसे बनाया। फटाफट मेरे मन में आया कि मैं फटाफट इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल दूँ। फटाफट बिल्कुल मेरे माइंड में आया कि मैं एंगल थीटा निकाल देता हूँ, ये h बना लेते हैं, h cot थीटा बना के इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। तो दिस वॉज मेंस में नहीं आएगा, पर लेकिन ये सेंस चाहिए, अभी से बनना चाहिए। ये बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है। ये सिंपली ये वाला पैसेज ईजी था वैसे। अगर हमें सेम साइड पे चाहिए तो BC की इक्वेशन निकाल के A और M दोनों का हमने साइन सेम कर दिया। ट्राइंगल के अंदर वाला भी हमने करा हुआ है, तो मैंने करवाया नहीं है। इसमें ना हमें गिवन क्या था, y = मॉडुलस ऑफ x - 2। वो याद है मैंने बताया था कैसे ब्रेक करते हैं। एक बार x - 2 बनेगा, एक बार -(x - 2) बनेगा। ये y = x - 2 था और ये y = -(x - 2) था। तो अब इस केस में ये पॉइंट 2 cos थीटा 2 sin थीटा इसके अंदर लाई करे, उसी तरफ लाई करे जिस तरफ ओरिजिन है। मतलब एक्चुअली मुझे यहाँ पे चाहिए ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा, यहाँ बाहर लाई करना चाहिए। देखो ओरिजिन बाहर है ना, तो इस केस में अब ये नोटिस करो, इस लाइन का स्लोप कितना है -1, इस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो ये बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्रीज। तो ये पूरा एंगल एक्चुअली कितना बना, ये इस केस में ये एंगल बना, या इसको अगर इंटरप्रेट करो तो 2 cos थीटा 2 sin थीटा एक्चुअली इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हैं, x² + y² = 4 के ऊपर के पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस केस में ये बाहर लाई करे, तो हमें समझ में आता है कि वो यहाँ लाई करना चाहिए, ये यहाँ लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल था 3π/2। देखो 90, फिर ये नीचे, तो ये 3π/2। यहाँ पे k का आंसर 1 नहीं आएगा, 3/2 आना चाहिए, इसकी टर्म में गड़बड़ थी।
अब यहाँ पे किसी ने बोला कि देयर इज़ अ पॉजिटिव लाइन, स्लोप k/3 है, ऑरिजिन से थ्रू ऑरिजिन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ √10 बिटवीन द पैरेलल लाइन्स दिस एंड दिस, वैल्यू ऑफ k शुड बी। अब देखो मैंने इन दोनों लाइन्स के बीच में फटाफट डिस्टेंस निकाला, वो आ रहा है √5, ये √5 है, ये लेंथ हमें √10 गिवन है। फटाफट नोटिस करो कि अगर इस एंगल का नाम मैं थीटा रखूँ तो जो साइन थीटा है वो 1/√2 आ रहा है, √5/√10। मतलब इस जो लाइन मुझे निकालनी है उस लाइन का इस लाइन के साथ जो एंगल बना वो बना 45 डिग्रीज। फटाफट मैंने इस निकाली जाने वाली लाइन का स्लोप निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 + फाइनल इंटू इनिशियल, उसको tan 45 करा। ऐसे ही माइनस वाला भी करते क्योंकि दोनों तरफ से आना चाहिए था। तो m की वैल्यू जो पॉजिटिव आई वो आ गई 1/3, माइनस करके यहाँ पे ये 1/3 आ गई। वो हमें गिवन था कि k/3 है, वहाँ से k आ गया 1। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस, और ये भी अच्छा था। इसमें बच्चे क्यों फंसे होंगे? क्योंकि देखने में लैंग्वेज अलग थी। ये बिल्कुल उसके ऊपर बेस था जो हमने पहले भी करा हुआ है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो कोई ट्राइंगल में PA हमेशा छोटा होगा PB + AB से, तो PA - PB हमेशा लेस देन AB होगा। तो PA - PB मैक्सिमम कब होगा? जब वो बराबर होगा AB के। बहुत काम की बात है ये, इस बात को एग्जामिनर हमसे छुपा के रखते हैं। हमें ये लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए, PA - PB हमें ग्रेटेस्ट करना है, कैसे करें? तो मेरे मन में फटाफट आया ट्राइंगल इनइक्वालिटी कि PA - PB हमेशा लेस देन AB होता है एक ट्राइंगल में। तो PA - PB मैक्सिमम कब होगा? जब वो AB होगा। और वो कब होगा? जब PA और B एक ही लाइन के ऊपर होंगे। अगर इसको अभी नहीं बोल पाए हो तो भी वरिड ना होना, ये सुन के आ जाता है, इस पॉइंट को पकड़ना शुरू करो। तो इस केस में इसका मतलब जो पॉइंट P है वो A और B की इक्वेशन बनाओ, और सिंपली वो कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस के ऊपर। AB की इक्वेशन निकाल के उसमें x को 0 डाल दो, y वाला कोऑर्डिनेट आ गया, वो पॉइंट P होगा। ऐसे दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। पर नोटिस करो कि जो मैंने लॉजिक यूज़ करा वो क्या हमने 11th में सीखा है? नहीं, ये हमें पता था, 9 से 10 से हमने ये करा हुआ था। पर ये भी इंटरेस्टिंग था। ये क्वेश्चन एक्चुअली ना बहुत साल पहले IIT में आया है। इसको सर्कल्स में करेंगे डिस्कस, ये सर्कल्स में कभी आया। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए होंगे, पर इसमें ब्लॉक होने का जो रीज़न था वो अगर ध्यान से एनालाइज करो तो एक्चुअली लिमिट्स था, जो कि हमें देख के भी लग रहा था। तो मेन पर्पज़ ही एक्चुअली इस क्वेश्चन को देने का क्या था कि हमारे माइंड में वो डर आया, उसी को ओवरकम करना है कि अगर हमारे सामने कोई नई बात अगर डाली गई तो कहीं ना कहीं आपको पता होगी मैंने तभी डाली। तो इसीलिए किसी नए क्वेश्चन को देख के ना सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस गेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जब पहले तो देखो थ्योरी पता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसके बाद बनेगा। उसके बाद जब कोई नया क्वेश्चन आए तो पकड़ा करो कि मुझे वो कैसे करवाया गया है। मेरे सामने कोई नया क्वेश्चन अगर IIT का आता है तो मैं देखता हूँ कि ये मेरी नोन बातों में से कहाँ से निकला, बिल्कुल वैसे सोचना सीखना है। तो जो क्वेश्चन मैं डालूंगा वो हमारे करे हुए, मतलब हमें नोन होंगे वो पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें तंग कौन कर रहा था? ये डिज़ाइन। तो अब लिमिट्स में हमें किसी ने बोला कि अल्फा बराबर है लिमिट m अप्रोचिंग इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, दो लिमिट लगा दी, हम और डर गए। कॉस की पार्ट 2m फैक्टोरियल n पाई x, इसकी लिमिट निकालो। हमें गिवन है कि जो x है अल्फा के लिए, जो x था वो था एक रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन लिमिट्स का है एक्चुअली, उन्होंने साथ में कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व कर दिया तो इंटरेस्टिंग साउंड कर गया। अब ये सोचो कि x अगर एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कैसा होता है? p/q, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो जब ये x p/q के फॉर्म का होगा, जब ये फैक्टोरियल n का जो n है वो इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 ऐसे n तक का मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो q आएगा ही आएगा, क्यों? क्लियर है? मतलब इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो q जो होगा वो इस q से कैंसिल हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अब ये नोटिस करो, ये क्या बनेगा? इंटीजर, q कटने के बाद भी इंटीजर ही रहेगा, इंटू पाई इंटू पी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन गया। कॉस के अंदर क्या आया? पाई इंटू सम इंटीजर। और कॉस का आंसर इंटीजर पे कैसा बनता है? कॉस पाई कितना होता है? -1। कॉस 2 पाई कितना होता है? 1। कॉस 3 पाई कितना होता है? -1। तो कॉस का इंटीजर पाई पे जो आंसर आता है वो या 1 होता है या -1 होता है। तो जब उसकी पावर 2m करोगे तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? चाहे 1 हो चाहे -1 हो, उसकी पावर इंटीजर, उसकी पावर 2m, मतलब 2 का मल्टीपल करने पे आंसर कितना बनेगा? 1। तो सारी कहानी क्या थी?
इस क्वेश्चन में ये इंटरप्रेट करना। तो ये डुएबल था, पर देखने में इसका डिज़ाइन हमें पैनिक करवाता। इसको सीखो कि मैंने आपकी नोन बातों पे आपको कैसे फंसाया। स्कूल की कॉपी के लेवल का क्वेश्चन था, पर देखने में हमें कितना डेंजरस लगता। कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ लिमिट्स में अल्टीमेटली ये आना ही है, मतलब सब ये लिमिट्स में है ही है। पर चलो अभी हमारी क्लैरिटी ये होनी चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से अब ये सोचो कि अगर ये जो x है वो अगर इर्रेशनल होता, मतलब p अपॉन क्यू इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म का नहीं आएगा, यही होता है इर्रेशनल। तो जब ये इर्रेशनल होगा तो इर्रेशनल होने पे इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कभी रैशनल नहीं बनेगा, ये इंटीजर नहीं बनेगा। क्यों क्लियर? अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। मान लो x अगर √2 होता तो √2 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वो कॉस के अंदर अब की बार पाई के साथ इंटीजर नहीं बनेगा। तो अगर कॉस के अंदर इंटीजर पाई नहीं बन रहा तो कॉस का जवाब कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? -1 से लेके 1 तक। तो इसलिए इसका जो जवाब होगा कॉस का वो कोई फ्रैक्शन होगा। अब की बार कैसा होगा? फ्रैक्शन। मतलब कॉस अब कॉस के अंदर जो नंबर बन रहा है, सोचो कि जो एंगल पूरा बना, जो थीटा बना, वो थीटा अब की बार के पाई नहीं है, मतलब पाई या -पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो कुछ और पे कॉस का आंसर कैसा आता है? कॉस का आंसर आता है फ्रैक्शन। कॉस का आंसर -1 से 1 तक वेरी करता है, और अगर वो -1 और 1 नहीं है तो क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन की पावर, -1 से 1 के बीच के नंबर की पावर जब करोगे इन्फिनिटी, जब करोगे इन्फिनिटी, वो भी स्क्वायर करके, मतलब चलो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे इसमें, तो उसकी लिमिट किसको टेंड करेगी? 0 को। 0 को सोचो 0.3 की पावर 2 करो तो आंसर 0.09 आता है। 0.3 की पावर इन्फिनिटी करो तो उसकी लिमिट 0 है। मतलब सिंपली जब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी की लिमिट कहाँ को जाएगी? 0 को। तो ये लिमिट का कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं था, डायरेक्टली डिटरमाइन होने वाला था। तो इसकी लिमिट कितनी बनी? 0। तो बीटा कितना आ गया? 0। उसके बाद इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट का कोई रोल नहीं था। जब हमें अल्फा बीटा पता है वो आ गए 1,0। उसके बाद सिंपली हमने इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वो सिंपली वो जो हम करते हैं वो करके डायरेक्टली ऑब्टेन कर लो। तो द ओनली स्किल टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन वाज दिस, कि इसकी लैंग्वेज देख के हम पैनिक ना हो। तो जब अब साथ में जब अब हम काम कर रहे हैं तो पता है ये पार्ट ऑफ द लर्निंग है कि जब मैं कोई नया क्वेश्चन डालूं तो उसको पढ़ के पैनिक नहीं होते। ये नहीं पढ़ के, मतलब देखो लोग यही गलती करते हैं, पेपर में घर से पहले डर के गए होते हैं, वहाँ जाके पेपर में बैठते हैं, नया क्वेश्चन आता है वो पहले ही घबरा जाते हैं। वही सीखना है कि कोई भी नया क्वेश्चन आएगा मैं बोलूँगा कि जो बातें मुझे करवाई गई हैं ये उसके बीच में से निकला। तो कहाँ से निकला उसको पकड़ पाने का जो स्किल है वही गेम है, वही गेम है। लोगों को ये नहीं आ पाता, लगे रहते हैं 2-2 3-3 4-4 साल लगे रहो, हज़ारों लाखों क्वेश्चंस कर लो। मेन काम क्या है कि हमें ये समझ में आ जाए कि पेपर में क्या आना है, तो उसको पकड़ो। बिल्कुल जैसे मैं सोचना बता रहा हूँ वैसे ही सोचना है, फिर पेपर में कुछ भी आएगा वी वुड बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और अकल वाला था, अगर कर पाए तो इसको समझना। अब देखो ये मेरे सामने ये लाइन आई, किसी ने बोला कि एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है, दे सबटेंड अ राइट एंगल एट R। तो अब मैंने कहा अच्छा P और Q राइट एंगल सबटेंड कर रहे हैं R के ऊपर, R एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 2, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर इन द XY प्लेन इज। तो अब मुझे ये दिखा कि अगर P और Q R पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो अगर 90 डिग्रीज अगर है, तो अब मेरे मन में आया कि ये लाइन तो मैंने सुनी हुई है। कहाँ सुनी हुई है? सर्कल्स में। सर्कल्स में याद है कि अगर मैं PQ को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल बना लूँ तो R एक्चुअली इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा। हमेशा ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। तो इस केस में जो पॉसिबल पोजीशंस ऑफ R बनी वो ये सारी बनी। कितनी बनी? इन्फाइनेटली बनी। कौन सी बनी? जो सिंपली P और Q को डायमीटर लेके बनी। पर उन्होंने अब की बार साथ में एक बात और बोली कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसका जो एरिया है वो एरिया हमें गिवन है कि एरिया इसका 2 है, ये हमें दिया गया। तो अब मुझे देखना था कि ऐसे कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं उसके लिए? तो मेरे माइंड में आया कि सबसे बड़ा ट्राइंगल कौन सा बनता, सबसे बड़ा ट्राइंगल कौन सा बनता। तो मुझे दिखा कि अगर मुझे सबसे बड़ा ट्राइंगल अगर बनाना हो, सबसे बड़ा ट्राइंगल अगर बनाना हो तो वो ये बनेगा। सिंपली अगर मैं सबसे बड़ा ट्राइंगल अगर बनाना चाहूँ तो वो ये बनता। कौन सा बनता?
बेस तो देखो फिक्स ही है, इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाए, वो कहाँ होगी? एग्जैक्टली सेंटर में, जब बिल्कुल बीच में ऊपर जाएगा। उस केस में बिल्कुल फिगर नहीं बताया कि जो हाइट होगी वो भी क्या होगी? रेडियस। तो मुझे समझ में आता है कि जो मैक्सिमम बन सकता है ट्राइंगल इस आर को, इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, वो तब बनता जब ये आर बिल्कुल यहाँ पे छत के ऊपर होता, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर होता। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनता? हाफ ऑफ बेस विच इज 2r इंटू हाइट दैट इज r, मतलब r स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस निकाल दिया, वो 2r है। 5 - 1 4 का स्क्वायर, और ये 7 - 3 वो भी 4 का स्क्वायर। 16 + 16 32, 32 का रूट हो गया 4√2। तो ये डिस्टेंस 4√2, रेडियस हो गया 2√2, तो उसका स्क्वायर आ गया 2√2 का स्क्वायर विच इज 8। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता वो 8 होता। हमें क्या कहा गया कि बताओ कि कितने ट्राइंगल्स होंगे जिनका एरिया 2 है। तो मुझे दिखता है कि एरिया 2 करना है, तो क्या करो, एक ट्राइंगल यहाँ कहीं बनेगा, हाइट हमें हाइट ही तो वैरी करनी है, बेस तो फिक्स ही है। ऐसे ही हमें दिखा रहे एक यहाँ पे भी तो बनेगा, ऐसे ही एक ये नीचे भी तो बनेगा, और ऐसे ही एक यहाँ भी बनेगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते जो पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सके वो हमें समझ में आया कि इस केस में 4 हो गए। सेम क्वेश्चन में अगर वो कहते कि बताओ कितने ट्राइंगल बनेंगे जिसका जो एरिया है वो 8 है, तो कितने बनते? तो 2 बनते, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। वो कहते कितने ट्राइंगल बनते जिसका जो एरिया है वो 9 है, तो हमें क्लियरिटी है कि 0 बनते। क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि अगर इसका जो मैक्सिमम एरिया बन सका वो कितना है? 8, उससे ऊपर तो बन ही नहीं सकता, इसलिए जो मैक्सिमम बन सकता था इन दिस सिचुएशन दैट वाज दिस। तो इसमें अगर वेरिएशन भी होती तो वो भी हैंडल कर लेते। अच्छा पता है, एक बात समझना, जब ये कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी शुरू करते हो ना, या जब ये क्वेश्चंस अभी करते हो ऑब्जेक्टिव, तो हर क्वेश्चन पे हमारा माइंड हमें बहुत तंग करेगा, उसी चीज़ को ओवरकम करना शुरू करना है। अब देखो इतनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन भी सारी हम लोग साथ साथ देखते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं। इस काम का पता है अब एडवांटेज कहाँ पे है? घर पे बैठ के, अगर मान लो कि अगर इफ़ आई हैड बीन इन योर पोजीशन, तो मुझे अब ये एडवांटेज मिल गया कि अगर मैं किसी टॉपिक पे ब्लॉक हुआ, अब कोई साथ में पीयर प्रेशर तो है नहीं, तो कोई बच्चा स्लो या फास्ट नहीं होता, कोई उस चक्कर में मत खराब होना, अपने पिछले रिकॉर्ड पे मत चलो, बिल्कुल आगे वाले रिकॉर्ड को राइट करने की करो। वो कैसे होगा कि जो टॉपिक मैंने करा दिया उसमें जैसे मैंने उसको बोला, जैसे पकड़ा, उसको सुनने के बाद याद रखो, सुनने के बाद देखो। मतलब इंटेलिजेंस भी जो है ना, इट इज़ मतलब ये भी ज़्यादा फैड है, मतलब जैसे बहुत अच्छा IQ होना इज़ अ ग्रेट थिंग, पर आप लोग हार्डवर्क से उस गैप को भी फिल कर लेते हो। तो क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ पे ब्लॉक होते हो उसको नोटिस करो कि मैं उसको कैसे पकड़ रहा हूँ, अगली बार उतनी बात तो पकड़ पाओगे ना। तो IIT में भी लिमिटेड कहानी है, जब हमें ये बातें आ गई तो फिर पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो हमें लगेगा ये हमने करा हुआ है। तो चलो इस वाले में ऐसे सोचते, ये इसमें कोई टर्म में गड़बड़ थी, क्योंकि A वैसे यहाँ पे बीच में 2 और 3 नहीं हो सकता, तो ये छोड़ दो, ये वाला मतलब मैंने अभी फ़िलहाल छोड़ दिया। पर ये वैसे बहुत ईजी है, पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाला बहुत ही बेकार था। -4,0 की इमेज कितनी बन गई? 4,0। इसकी इमेज वो बन गई, ट्रेपीजियम है, सिंपली उसका एरिया लगा दो ट्रेपीजियम का। सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर एक लाइन के ऊपर होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सुना और ये हमने याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले करा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये सिंपली R हमने मूव करना था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें ना कोई ट्रिक नहीं थी, बस लैंग्वेज थी जो कि हम लोगों ने प्रॉपरली हैंडल कर लेनी थी। किसी ने मुझे दिया कि एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द एक्सिस ऑफ x, मैंने बना ली 30 डिग्रीज पे। तो ये वो लाइन है, मान लो उसका y इंटरसेप्ट अगर b है, x इंटरसेप्ट अगर a है। हम लोग और भी फॉर्मेट ले सकते थे, पर चलो। लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 10 यूनिट्स। ये हमें गिवन है कि ये जो लेंथ है ये 10 यूनिट्स है। तो अब इस क्वेश्चन को कर सकने के कई सारे तरीके थे, अलग अलग बच्चे ने अलग अलग रूट लगाया, विच इज़ ओके। किसी के मन में आया कि उसने ऐसे करा, उसने ये a,0 और ये 0,b है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? a² + b²। a² + b² का स्क्वायर कर लो, इसका रूट का स्क्वायर कर लो, तो इसको 100 आना चाहिए। a बराबर है -√3b के। कैसे? -b/a, देखो 0,b और इसका स्लोप निकालो, -b/a,
ये बराबर है इस लाइन का स्लोप के, वहाँ से a आ गया -√3b, यहाँ डाल दो तो सिंपली a² प्लस सिंपली 3b² प्लस b² बराबर है 100 के, वहाँ से b² आ गया 25, b आ गया +-5, b आ गया +-5। तो अब b के कॉरस्पॉन्डिंग a निकाल दो तो लाइन आ गई अपने पास सिंपली x/a + y/b = 1। तो ये डूएबल था और ये कोई एक तरीका नहीं था, किसी ने किसी और तरीके से भी करा तो भी गुड इनफ है, पर सिंपल था। हमें गिवन है कि हमें दिया गया कि अगर L कोई एक लाइन है और हमने इफ द एक्सिस आर रोटेटेड बाय 45 डिग्रीज, हमें दिया गया कि इफ द एक्सिस आर रोटेटेड बाय 45 डिग्रीज देन द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन L ऑन द लेंथ ऑफ द न्यू एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन का ना सेंस थोड़ा सा इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। कैसे इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे तब साथ साथ उसको हैंडल कर लेंगे, पर वैसे डूएबल है। देखो अभी इस लाइन को अभी मैं कैसे हैंडल करता कि हमें सिंपली यहाँ पे गिवन है, अब इसको सोचना। देखो ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैं आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ, मैं इसके लिए अब प्लानिंग कर रहा हूँ अभी साथ साथ, मैंने अभी पढ़ा है क्वेश्चन कि हमें अगर ये दिया गया कि 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन करें तो इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी। तो मैंने फटाफट प्लान करा, तो मेरी प्लानिंग में क्या नज़र आया कि एक लाइन है 2x + y = 2, y को 0 पुट कराया, x कितना आ गया 1, x को 0 पुट कराया, y कितना आ गया 2। तो जब मैं एक्सिस को यूं पकड़ा, मैंने 45 डिग्रीज घुमा दिया, तो नई एक्सिस क्या हो गई, ये और ये। तो मुझे ये लेंथ पता करनी है, ये बना ना इंटरसेप्ट, लाइन तो वहीं पे ही है, मुझे ये पता करना है कि ये लेंथ कितनी कितनी है। तो देखो मैंने फटाफट अपने करे हुए काम में से स्कीम लगाई। ये जो लाइन बिल्कुल बीच में जाएगी, ये लाइन कौन सी है, y = x वाली लाइन, ये तो बच्चों वाली लाइन है, y = x वाली लाइन। और ये लाइन कौन सी है 45 डिग्रीज इधर वाली, x + y = 0 वाली लाइन। बन गई बात। अब सोचो y = x वाली लाइन का इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन क्या होता। ओरली x को y के बराबर डाल दो, 3x आ गया 2, वहाँ से x कितना आ गया 2/3। तो दिस पॉइंट इज 2/3, 2/3। तो इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई 2/3, 2/3 का ओरिजिन से डिस्टेंस, वो निकाल दो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये बन गया मेरा x इंटरसेप्ट। और ऐसे ही y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली x = -y इसमें डाल दो, वो आ गया 2x - x = 2, वहाँ से x आ गया 2, y आ गया -2, -2 आ गया x और 2x - x = 2, x + y = 0, 2x, y की जगह -x चला तो x आ गया 2। तो ये नीचे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो नीचे की साइड पे हो रहा है। तो चलो इसके इसमें जो इंटरसेक्शन है वो मैंने गलत तरह बनाया, पर चलो पॉइंट कितना आ गया, x आ गया 2, -2। तो 2, -2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बना 4 + 4, 8 का रूट विच इज़ 2√2। तो जो इसका y इंटरसेप्ट बना वो बना 2√2, जो उसका x इंटरसेप्ट बना वो सिंपली ये बन गया 4/3 + 4/3, 2√2/3। तो एक 2√2/3 बना और एक 2√2 बना। तो इसका C नहीं बन रहा ऑप्शन, इसमें D ही बन रहा है। वैसे ये मैंने एक्सिस को यूं रोटेट करा, दूसरी तरफ भी करोगे तो यही बनेगा। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना बना 2√2/3, y इंटरसेप्ट कितना बना 2√2। इसको मैंने कैसे निकाला, जितनी बातें देखो हम दोनों को पता हैं, मैंने इसके यूज़ से निकाला। ये आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है वहाँ से भी हो सकता था, पर लैंग्वेज देखो कितनी नई थी। उस नई लैंग्वेज को डील करने के लिए मैंने ये सोचा कि जितनी बातें मुझे पता हैं वहाँ से ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो देखो फटाफट उसका कोड हम लोग क्रैक कर पाए। ये वाले में हमें गिवन है, तो इसमें डायरेक्टली दिखा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, x - 2y का होल स्क्वायर + 4 = 1 - x - 2y। तो अब मुझे यहाँ पे x - 2y बना दिखा, तो मैंने इसको इसलिए एक सिंगल टर्म रखा, फिर सिंपली स्क्वायरिंग कर दी, ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, सिंपल था। ये बेकार है, ये बेकार है। फॉर्म 2AP विद कॉमन डिफरेंस m and n रिस्पेक्टिवली इन द लोकस ऑफ द पॉइंट xy। x हमें सिंपली x1 से लेके xk तक का सम, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका। तो दिस वॉजंट अ गुड क्वेश्चन। ये थी इस वाली असाइनमेंट की कंप्लीट डिस्कशन। तो
तो जैसे बहुत बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे और सब कुछ की, इसमें कुछ बहुत स्पेशल दिया गया असाइनमेंट में। तो जब अब डिस्कशन करी तो ये समझो कि जो बहुत स्पेशल था वो हमारे लिए कंप्लीटली डूएबल था। कुछ मैंने अलग डाला इस वाली असाइनमेंट में, तो नोटिस करो कि वही थ्योरी थी, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं वो सीखना है। फटाफट हमने स्कीम लगानी होती है। ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली बात बन रही है नहीं, ऑप्शन से कुछ मिल रहा है, फटाफट उसकी मिक्सिंग हमने शुरू करनी है, तो बनते हैं हम बिल्कुल राइट जोन में। तो चलो अब कहानी है इसके बाद वाली सर्कल्स। सर्कल्स पे जोर लगा दो सही तरीके से। तो सर्कल्स पे पूरी तरह अटेम्प्ट करो जैसे जैसे बताया जाए। और अब इस वीक का टारगेट है सर्कल्स को राइट तरीके से वाइंड अप करना। फिर उसकी असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। सर्कल्स के आने के बाद आई एम टेलिंग यू कि बिल्कुल नेक्स्ट जोन में चले जाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर्कल्स में जो जो मैंने फॉर्मूले बताए, एक एक फॉर्मूले को लिख लिख के याद करना, लिख लेना। जहाँ जहाँ मैंने बोला है कि ये याद होना चाहिए उसको कॉपी में लिख लो। हर बार लेक्चर पे थोड़ी वापस आओगे, उसको कॉपी में लिख लो, उसको याद रखना। वही कहानी यू वुड बी सरप्राइज्ड कि आगे इंप्लीमेंट होगी पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी। तो सर्कल्स जो अभी हम करेंगे वो हमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों में ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना। चलो ऑल द बेस्ट।